तो बच्चों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी डी एंड एफ ब्लॉक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने बात की थी उसके एटॉमिक साइज के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वहाँ बच्चों पिछली वीडियो में एक जो छोटी सी बात मुझे लगता है कि रह गई है, वो है आयनिक साइज। तो बच्चों आयनिक साइज का ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है। हमारे पास आपको पता है डी का जो साइज है वो एस और पी के बीच में लाई कर बात करते हैं डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयन की। तो नेचुरल सी बात है, ट्राई पॉजिटिव आयन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है तो ट्राई पॉजिटिव आयन का जो साइज होगा वो डाई पॉजिटिव आयन से स्मॉलर होगा। हमारे पास M3+ का जो साइज है वो लेसर होगा किससे, M2+ है। तो बस ये छोटी सी बात थी आयनिक साइज के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्विकली रिकॉल कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपने +1 क्लास में इसके ट्रेंड्स पढ़े हुए हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं साइज छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या करती है, इंक्रीज करती है। और नीचे जाते हुए साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। साइज लार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, दूर है तो उसको निकालना आसान है। तो इसलिए नीचे जाते हुए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है। तो हमारा ये जनरल ट्रेंड है। तो यही जनरल बिहेवियर यहाँ शो हो रहा है ना। अगर हम इस सीरीज इस बार डायग्राम को देखें तो जिंक की एक्सेप्शनली हाई वैल्यू थोड़ी नजर आ रही है। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका। पहली चीज जिंक वाली कवर कर लेते हैं। जिंक की हाई क्यों होगी, क्योंकि 3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 3D10 4s2 है, फुली फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसलिए जिंक की हमारे पास थोड़ी एक्सेप्शनली हाई वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं बाकी सीरीज की। लेफ्ट टू राइट जाते हुए जनरल बिहेवियर क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन कहीं कहीं बीच में थोड़ी सी एक्सेप्शन है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे वेनेडियम पे थोड़ी सी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी तरह से आयरन के बाद देखो कोबाल्ट पे थोड़ी डिक्रीज, हाँ कोबाल्ट के बाद निकल पे क्या कर रही है, स्लाइटली डिक्रीज कर रही है। तो अब हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हमारे पास जो जनरल बिहेवियर होना चाहिए, हम पहले हम लिख देते हैं कौन कौन सी ट्रांजिशन मेटल है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, बिहेवियर तो हमारे पास यहाँ एक्सेप्शन का है, जनरल बिहेवियर इंक्रीज करनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा एरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। टाइट होनी चाहिए थी वेनेडियम की ज्यादा, लेकिन है किसकी ज्यादा, टाइटेनियम की। इसी तरह से यहाँ एक्सेप्शन है, आयरन की ज्यादा है कोबाल्ट से, कोबाल्ट की ज्यादा है निकल से। बाकी हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर है इसका, जो नॉर्मल होना चाहिए वो यही है, लगातार ये इंक्रीज करनी चाहिए। तो हमारे पास ये दो, एक यहाँ एक्सेप्शन है कि टाइटेनियम की मोर है वेनेडियम से, और एक हमारे पास यहाँ एक्सेप्शन है कि आयरन की मोर है कोबाल्ट से, कोबाल्ट की ज्यादा है निकल से। तो अब हम इन्हें डिस्कस। अच्छा बच्चों, यहाँ एक बात और बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि हमारे पास जो वेरिएशन हो रहा है डी में
वो एस और पी के कंपैरिजन में उसका एक्सटेंट जो है वो बहुत कम है, जो वेरिएशन का अमाउंट है जो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन बहुत कम अमाउंट से हो रही है इन कंपैरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है ना वो कहाँ हो रही है, पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में। हम बाहर वाली शेल नहीं भर रहे, अंदर वाली शेल भर रहे हैं, और अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से हम डी में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, और डी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वो क्या करेंगे, वो स्क्रीन करेंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो वो हेल्प करेगा। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो भेज रहा है। तो अगर वो कोई अंदर से भी धक्का मारा है निकालने के लिए, तो आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाते हुए बढ़नी तो चाहिए, लेकिन बढ़ती है, लेकिन एक्सटेंट जो है वो क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो हो रही है वो पेनल्टीमेट शेल में हो रही है, और जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो करेगी लेकिन इन द स्मॉल एक्सटेंट। अब यहाँ जो एबनॉर्मल बिहेवियर आया कि ऐसा क्यों हुआ कि टाइटेनियम वेनेडियम की जो है वो टाइटेनियम से कम होगी, इसी तरह से आयरन और कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ जो ये डिक्रीज शो हो रहा है ये क्यों शो हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं वेनेडियम में, तो वेनेडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d3 4s2, ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 और 4s2। अब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनना चाहिए, 3d3 4s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों इसे। अब जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, तो जो पीछे यूनिपॉजिटिव आयन बनता है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, इस s के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल कर लेता है। तो यहाँ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है जो ये होना चाहिए था, ये ना हो कि क्या होता है, 3d4 होता है। ये बात ध्यान रखना कि जो यूनिपॉजिटिव आयन है, जो हमारे पास यूनिपॉजिटिव आयन है उनमें, जो यूनिपॉजिटिव आयन है उनका सिर्फ डीएन कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, डीएन कॉन्फ़िगरेशन होता है, नो एस इलेक्ट्रॉन, उनमें एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एस में उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हमारे पास एस का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में होंगे, डी में। रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एस वाला वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, डी में। तो हमारे पास 3d3 4s1 ना हो कि क्या होता है, 3d4 होता है। तो ये अब ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, इससे और इससे आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट क्यों है वो हम बात करते हैं। तो देखो, जब हम बात करें टाइटेनियम की, ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं स्कैंडियम लिख लूं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है। स्कैंडियम की बात करें, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d1 4s1, आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अच्छा, टाइटेनियम पहले मैं इसका लिख लेती हूँ, 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या है, 3d3 4s। अब जब इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो क्या आएगा, ये 3d1, ठीक है। अब टाइटेनियम की बात करें तो क्या होगा, 3d2 4s2 है, s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बचा हुआ एक s का इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट कर जाएगा, d में, तो इसका क्या हो जाएगा, 3d3, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हो जाएगा, 3d4। अब देखो, पहले तो स्कैंडियम की बात करें, 3d1 था, 3d1 कोई एक्सचेंजेस में कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखे टाइटेनियम में पहले क्या था, हमारे पास 3d3 था, ठीक है, और अब वो हमारे पास क्या हो चुका है, 3d4।
इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, तो पहले अगर हम देखें तो पहले अगर वो 3d3 था, अगर मेरे पास वो 3d3 था, ठीक है, 3d में कितने हैं 3, तो एक्सचेंज, अब इन इलेक्ट्रॉन के कितने तरह के एक्सचेंज हो सकते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो कितने आएंगे 2, एक हमारे पास एक्सचेंज कौन सा हो सकता है, ये वाला, तो 2 + 1, तो कितने एक्सचेंजेस आएंगे, 3 एक्सचेंजेस आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है 3d4, तो 3d4 में हमारे पास अगर 3d4 है तो हमारे पास कितने एक्सचेंजेस आएंगे, तो एक है, 2, 3, 4, हाँ, तो हमारे पास देखो एक्सचेंजेस ना 1, 2, 3, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये 2 एक्सचेंजेस और तीसरे वाले का 1 एक्सचेंजेस, तो कितने एक्सचेंजेस आए 3 + 2 + 1, तो टोटल एक्सचेंजेस जो हो गए हैं वो कितने हो गए 6, तो इसमें हमारे पास एक्सचेंजेस कितने हैं 6, तो हमारे पास देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप इसे दोबारा से ध्यान से देखो, जब हमारे पास 3d पहले था वेनेडियम का 3d3, तो उसमें हमारे पास 3 एक्सचेंजेस थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने बाद उसके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए 6, अगर बच्चे एक्सचेंजेस होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलती है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अगर आपको कहीं से कोई चीज मिल रही है तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ, सपोज आपको कोई चीज परचेज करनी है और आपको 500 रुपीज चाहिए, आप अपने फादर के पास गए हो और वो कह रहे नहीं भी मैं 500 नहीं दे सकता, आपने सडनली अपनी पॉकेट में सर्च किया और आपको एकदम से पॉकेट में से कहीं से 100 रुपए निकल आए, अब आपके पास 100 रुपए तो है, तो आपको सिर्फ अब 400 रुपए की जरूरत है और वो आपको 400 रुपए दे रहे हैं, तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम होगी अगर आपको अंदर से कोई चीज मिल गई। तो इसी तरह से यहाँ है, एक्सचेंज की एनर्जी मिलने की वजह से इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो समझ गए आप, तो कम होने की वजह से अब इसको आयंशन एनर्जी कम चाहिए। अगर हम बाकी केसेस में देखें तो इसमें 3d1 नहीं रहा, कोई एक्सचेंजेस में कोई खास अंतर नहीं आया, अगर इसको देखें तो हमारे पास d2 से d3 हुआ है, इसमें दो पहले एक एक्सचेंज था फिर हमारे पास 3 एक्सचेंज, एक्सचेंजेस में कोई खास फर्क नहीं आया। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इनकी बात करें कॉपर की, कॉपर क्या है 3d10 है, 4s1 है, इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, ये क्या हुआ 3d10 हुआ, डी में 10 हुआ है तो d10 से d10 हुआ है, तो एक्सचेंजेस में कोई खास फर्क नहीं आएगा। जिंक में देखें क्या था 3d10 4s2 था, तो हमारे पास यहां से क्या हुआ 3d10 ही हुआ है, मतलब डी में 10 ही रहेंगे, डी के एक्सचेंजेस में कोई खास फर्क नहीं है। अगर हम क्रोमियम की बात करें, ठीक है, तो क्रोमियम का क्या पहले क्या था 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ठीक है, क्रोमियम प्लस में हमारे पास क्या रहेगा 3d5, तो देखो इसमें भी d5 है, इसमें भी d5 आया, एक्सचेंजेस में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ जब हम टाइटेनियम से वेनेडियम पे जा रहे हैं एक्सचेंजेस में कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से रिलीज एनर्जी निकली और आयंशन एनर्जी क्या होगी कम होगी। इन द सिमिलर मैनर जब हम आयरन से कोबाल्ट में गए हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो रहा है एक्सचेंजेस बढ़े हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है कम हो गई है, इसलिए हमारे पास आयरन की जो है आयंशन एनर्जी कोबाल्ट से ज्यादा है, कोबाल्ट की आयंशन एनर्जी ज्यादा है निकल से, तो रीजन एक ही है एक्सचेंजेस एनर्जी। बस यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी यूनिपॉजिटिव आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद डी और एस की एनर्जी इतनी क्लोज है कि उनमें क्या हो जाता है रीऑर्गेनाइजेशन, और हमारे पास एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है डी में, इसलिए यूनिपॉजिटिव आयन का डी एन कॉन्फ़िगरेशन होता है विद नो एस इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई एस का इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो मेरे को लगता है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब नीचे जाते हुए अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास नीचे जाने की बात करें, नीचे जाते हुए जनरल ट्रेंड क्या होता है, 3D से 4D पे जा रहे हैं, 4D से 5D पे जा रहे हैं, साइज क्या कर रहा है, हम बात करें 3D है 4D है 5D है, आपको साइज का ट्रेंड याद होगा, जब हम 3D से 4D पे जाते हैं साइज क्या करता है इंक्रीज करता है, लेकिन 4D और 5D का साइज क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो 3D से 4D साइज बढ़ रहा है,
साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो 3D से जब हम 4D पे जाते तो आयन एनर्जी डिक्रीज करते हैं। लेकिन अब हम बात करें 4D से 5D पे, तो साइज सेम है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आयन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। 3D से 4D पे गए, 3D से 4D पे गए डिक्रीज की, लेकिन 4D से 5D पे गए तो इंक्रीज की। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो जाएगा कि 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी 4D से, और इसकी ज्यादा होगी और 5D से कम होगी, क्योंकि नीचे बढ़ रही है इधर घट रही है। समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद इसमें हमेशा डी में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो यहाँ कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, स्कैंडियम है, यूट्रियम है और लेंथेनम हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट है ये। तो हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ क्या होता है, आयन एनर्जी नीचे जाते हुए क्या करती है, हम जनरल बिहेवियर जो होना चाहिए था कि नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, तो यहाँ वही है, स्कैंडियम की हमारे पास ज्यादा होती है, यूट्रियम की उससे कम, लेंथेनम की उससे कम। यहाँ ये चीज नहीं है, यहाँ यूजुअली इंक्रीज करते हैं। तो इसका रीजन क्या है भाई, यहाँ पे एफ के इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ आपको पता है साइज जो है नॉर्मल, जैसे हमारे पास नीचे जाते हुए इंक्रीज करना चाहिए था वैसे ही इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कोई 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आयन एनर्जी भी नॉर्मल वे में नीचे यहाँ पे डिक्रीज कर। तो बच्चों यहाँ एक और एक्सेप्शन है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम पे। तो यहाँ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, यहाँ क्या एक्सेप्शन है, तो यूजुअल ट्रेंड नीचे जाते हुए क्या करनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी। क्यों डिक्रीज करनी चाहिए थी, साइज बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, होता क्या है, यहाँ पैलेडियम की होनी चाहिए थी कम, लेकिन अगर आपको पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 4D10 है। क्या है, 4D10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसकी निकल से ज्यादा होनी चाहिए थी कम, लेकिन इसकी निकल से ज्यादा होती है। और यहाँ 4f के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पैलेडियम से ज्यादा किसकी होती है, प्लेटिनम की। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये अलग चीज क्यों आई है, क्योंकि पैलेडियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें 4D10 होता है, डी पूरा पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो आपको आयन एनर्जी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर लेती हूँ। इधर जाते हुए क्या करनी चाहिए, जनरल बिहेवियर क्या होना चाहिए, आयन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, इंक्रीज ही करती है। डी की एक्सेप्शनली हाई, क्यों, क्योंकि इसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और बीच में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, एक तो जब हम टाइटेनियम से वेनेडियम पे गए वहां एबनॉर्मेलिटी आई, इसी तरह से आयरन के बाद कोबाल्ट पे और कोबाल्ट से निकल पे। तो यहाँ हमारे पास इन दो जंक्शंस पे क्या आई है, एबनॉर्मेलिटी आई है। तो यहाँ इस एबनॉर्मेलिटी का रीजन हमने जाना कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है तो रीऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनिपॉजिटिव आयन में सिर्फ डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और हमारे पास यहाँ वेनेडियम में डी में 4 होने की वजह से अच्छे खासे एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। जब एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है तो आयन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, और हमने दो एक्सेप्शन और पढ़ी, वो ये थी स्कैंडियम, यहाँ ये यहाँ होनी चाहिए थी लेंथेनम की ज्यादा, लेकिन क्योंकि इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए यूट्रियम की ज्यादा होती है लेंथेनम से। और एक हमने एक्सेप्शन यहाँ पढ़ी कि यहाँ पैलेडियम का फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकल से ज्यादा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। थैंक यू।